नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए सीटेट के 30 क्वेश्चन CDP के पार्ट 2 में लेकर आए हैं, जो कि विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो ये संकेत करता है कि शिक्षक व्यवस्था में असफल है। दूसरा ऑप्शन, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ये गलत है। प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ये भी गलत है। स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसीलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। ये भी गलत नहीं। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। पहला ऑप्शन मेरा विद्यालय, ये नहीं है। मेरा परिवार, ये है। मेरा प्रिय मित्र, ये भी नहीं है। मेरा पड़ोस, ये भी नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मेरा परिवार। नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए मेरा परिवार विषय वस्तु सबसे अच्छी है, क्योंकि नर्सरी कक्षा में बालक को विद्यालय, मित्र, पड़ोस के बारे में ज्ञान नहीं होता है, लेकिन परिवार से संबंधित जैसे माता पिता, भाई बहन आदि के बारे में कुछ ज्ञान अवश्य होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। हाँ, ये पहला सही ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, समूह गतिविधियों के दौरान समाज मित्र के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। नहीं, ये गलत है। सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। ये भी गलत है। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक छात्र के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है वह सा और वाच न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता है, तो वह किस रोग से ग्रसित है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन डिसलेक्सिया, दूसरा ऑप्शन शब्द जबलिंग विकार, तीसरा ऑप्शन डिसलेक्समिया, चौथा ऑप्शन डिसमोरफीमिया। तो यहाँ पर राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिसलेक्सिया। बच्चा डिसलेक्सिया रोग से ग्रसित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, समस्या मौलिक होती है। दूसरा ऑप्शन, सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागम होता है। तीसरा ऑप्शन, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। चौथा ऑप्शन, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर गैस करना है। तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, समस्या मौलिक होती है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप में दिया जाता है। यह विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं। यहाँ पर पूछा गया कि प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, शिक्षक से स्वतंत्र होते हैं। नहीं। स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। ये भी नहीं है। अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते हैं। ये भी नहीं है। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। हाँ, ये चौथा ऑप्शन सही है। प्रतिभाशाली विद्यार्थी सदैव अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। प्रतिभाशाली बालक केवल 2% ही होते हैं। अगर बात की सामान्य बालक की, तो सामान्य बालक की बुद्धि लब्धि 91 से 110 होती है। सामान्य बुद्धि वाले बालक 50% होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्न के चरण आते हैं। इन चरणों का सही क्रम ज्ञात करना है।
पहले दिया है कौन? प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, दूसरा प्रतिक्रिया चयन, तीसरा श्रेणीकरण, चौथा पूर्व प्रक्रमण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन चौथा, ये पूर्व प्रक्रमण। इसमें दिया चरणों का क्रम कौन? ये होगा, ये क्रम का खा गा घा। अगर यहाँ पर बात की जाए ऑप्शन पहले की, प्रतिक्रिया क्रियान्वयन की, तो प्रतिक्रिया क्रियान्वयन में पहले का ए नंबर होगा। और दूसरे की बात की जाए खा की, प्रतिक्रिया चयन की, तो प्रतिक्रिया चयन में बी नंबर इसका ये होगा क्रम। और तीसरे की बात की जाए श्रेणीकरण की, तो श्रेणीकरण का सी नंबर होगा, ये क्रम है इनके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने संबंधी निरयोग्यताएं समानता किसमें पाई जाती हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन औसत से श्रेष्ठ बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती हैं, ये नहीं है। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती हैं, ये भी नहीं है। अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंध रखते हैं, ये भी नहीं है। आपको बचा कौन सा ऑप्शन? चौथा, उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। तो आपका राइट आंसर ये चौथा, डी नंबर। सीखने संबंधी निरयोग्यताएं वंशागत चलने वाली प्रक्रिया होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलती जाती है। सीखने संबंधी निरयोग्यताएं समानता उन बच्चों में पाई जाती हैं जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनिका जो गणित की शिक्षिका है, राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है, गलत है ये। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है, ये भी गलत है। ऑप्शन तीसरा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है, ये सही है। चौथा ऑप्शन, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती, ये गलत है। तो आपका राइट आंसर हो गया तीसरा, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। मोनिका राधिका से उत्तर न प्राप्त होने पर जब वह मोहन से प्रश्न पूछती है परंतु मोहन उत्तर देने में संघर्ष करता है, जिससे शिक्षिका प्रश्न के शब्दों को बदलकर मोहन की सहायता करती है। अतः यह स्पष्ट होता है कि शिक्षिका मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय इसके। तो यहाँ पर पूछा गया है कि सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है। एक ऑप्शन है इसमें जो है नहीं इसमें, तो आपको वही ऑप्शन बताना है। चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन विद्यार्थियों की क्षमताएं, ये है, रखता है इसमें ध्यान। दूसरा विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, ये नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियाँ, ये है। विद्यार्थियों की अध्ययन शैलियाँ, ये भी है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की आवश्यकता का ध्यान नहीं रखता है, जबकि सीखने के लिए आकलन विद्यार्थियों की क्षमताओं, उनकी त्रुटियों का अध्ययन शैलियों का ध्यान रखता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समान जुड़वां भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ़ परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे, नहीं, ये नहीं है। धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़कों की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये भी नहीं है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है, ये बिल्कुल सही, प्रभावित नहीं करता है सामाजिक आर्थिक को। ऑप्शन चौथा, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, किसी भी प्रकार से बच्चों के बुद्धि लब्धांक को सामाजिक आर्थिक स्तर प्रभावित नहीं करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? पहले यहाँ पर समझते हैं कि सूक्ष्म गतिक कौशल होता क्या है। सूक्ष्म गतिक कौशल
का संबंध शारीरिक क्रियाओं से होता है। देखते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखे। पहला ऑप्शन देखते हैं, दौड़ना, ये भी सही है। लिखना, ये गलत है। चढ़ना, ये भी सही, सारी क्रियाएं हैं ये। फुदकना, ये भी सही है। तो इसमें पूछा गया था कि इनमें कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ये ऑप्शन में मिस्टेक है, यहाँ पर होगा नहीं है, नहीं है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, लिखना। सूक्ष्म गतिक कौशल का संबंध शारीरिक क्रियाओं से है, जिसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना आदि आते हैं, जबकि लिखना सूक्ष्म गतिक कौशल के अंतर्गत नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। पहले यहाँ पर समझते हैं कि वाइगोत्स्की ने सिद्धांत किसका दिया था। वाइगोत्स्की ने सामाजिक और सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। चलिए यहाँ पर देखते हैं 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन देखते हैं, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्कार देना, ये गलत है। प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना, ये भी गलत है। बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है, ये भी गलत है। तो यहाँ पर बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सहयोगात्मक समस्या समाधान। वाइगोत्स्की के अनुसार ज्ञान बाह्य वातावरण में स्थित तथा सहयोगी होता है, अर्थात ज्ञान विभिन्न व्यक्ति एवं वातावरण जैसे वस्तुओं, औजार, किताबें, मानवीय निर्मितताओं इत्यादि तथा समुदाय जिनमें व्यक्ति रहता में वितरित होता है। ये सिद्धांत सुझाव देता है कि दूसरों के साथ अंतःक्रिया तथा सहयोगात्मक क्रियाओं द्वारा जानने की प्रक्रिया गुणात्मक रूप से श्रेष्ठ होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, ये सही है। दूसरा ऑप्शन, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव, ये गलत है। आत्मसिद्ध के भाव, ये भी गलत है। जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। किशोर दुश्चिंता और स्वयं के सरोकार का अनुभव कर सकते हैं। वह अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्वीकृति, शैक्षिक प्रगति, भावी व्यवस्था आदि के प्रति सदैव व्यग्र रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन डिस्टीमिया, ये गलत है। डिस्टीमिया ये मानसिक रूप से पीड़ित बालक होता है। ऑप्शन दूसरा, डिस्कैल्कुलिया, ये भी गलत है। डिस्कैल्कुलिया गणित संबंधी विकार है। और ऑप्शन तीसरा, डिसलेक्सिया, ये भी गलत है। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार होता है। ऑप्शन चौथा, डिस्ग्राफिया। तो आपका राइट आंसर हो गया डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया कोई रोग नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार का विकार होता है जो शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों में समानता पाया जाता है। इसमें बच्चे की लिखावट व समझने की क्षमता पर असर पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक पुनर्बलन क्या होता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है, नहीं। वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुप्रयुक्त किया जा सकता है, नहीं, ये भी नहीं है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, ये भी नहीं है। चौथा ऑप्शन, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, ये चौथा ऑप्शन सही है आपका। आंशिक पुनर्बलन से अप्राय कई सही अनुक्रियाओं के उपरांत पुनर्बलन देने से है। ये सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, क्योंकि इसमें छात्र को अनुक्रिया पर पुनर्बलन मिलेगा, इसका पता नहीं होता है। इससे वह प्रत्येक अनुक्रिया को तत्परता से करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, अनुशासित स्वभाव, नहीं। प्रतिस्पर्धात्मक आवृत्ति, हाँ ये है। परीक्षण करने की प्रवृत्ति, नहीं। स्मृति, ये भी नहीं। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिस्पर्धात्मक आवृत्ति।
एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से सदैव प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति को सर्वाधिक बढ़ावा देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अंतर विषयी अन्वेषण का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन पहला, पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। नहीं। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और समान्वीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। हाँ, ये है। ऑप्शन तीसरा, प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता है से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। नहीं है ये। विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अंतर विषयी अन्वेषण का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और समान्वीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वे शिक्षार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है उनके पास? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन निष्पादन उपागम अभिविन्यास, तो हाँ ये सही है। ऑप्शन दूसरा निष्पादन परिहार अभिविन्यास, ये गलत है। कार्य परिहार अभिविन्यास, ये भी गलत है। नैपुणता अभिविन्यास, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, निष्पादन उपागम अभिविन्यास। जिन शिक्षार्थियों के पास निष्पादन उपागम अभिविन्यास होता है वे शिक्षार्थी समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, नहीं है ये। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के लिए, जी हाँ ये सही है। ऑप्शन तीसरा मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, नहीं है ये। मुक्त खेल के लिए समय देने, ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। शिक्षक को जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके द्वारा किए गए त्रुटियों को कम करने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। इसीलिए विद्यार्थियों से परिपूर्णता की अपेक्षा न करके समस्या समाधान को रोचक बनाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है कि भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन रूपिम, नहीं है। ऑप्शन दूसरा स्वर्णिम, ये है। तीसरा संकेत प्रयोग विज्ञान, नहीं है। और ऑप्शन चौथा वाक, ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर है स्वर्णिम। स्वर्णिम बोलचाल की भाषा के उच्चारित रूप की वह न्यूनतम विशेषता है जिसके द्वारा किसी कही गई बात का या कही जाने वाली किसी अन्य बात में अंतर स्पष्ट किया जाता है। स्वनात्मक दृष्टि से किसी भाषा बोली में स्वनों का समूह जिसके वितरण का एक ढांचा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुविध सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय इसके। पहले यहाँ पर समझते हैं कि बहुविध सिद्धांत दिया किसने था। बहुविध सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। आपको कन्फ्यूज नहीं होना है बहुविधि और बहुकारक में। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था और बहुविध सिद्धांत गार्डनर ने दिया था। चलिए यहाँ पर 4 ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, नहीं। ऑप्शन दूसरा संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्ध से संबंधित नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन तीसरा बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, हाँ ये है। ऑप्शन चौथा विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। बहुविध सिद्धांत के अंतर्गत विविध तरीकों में सीखने का आकलन किया जाता है। यह किसी भी प्रकार से संवेगात्मक बुद्धि लब्ध से संबंधित नहीं है। बहुबुद्धि में विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अप्रेरित करता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सीखने के लिए अधिकतम रूप से कौन अप्रेरित करता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन असफलता से बचने के लिए अप्रेरणा, गलत है ये। ऑप्शन दूसरा बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, ये भी गलत है। ऑप्शन तीसरा लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ये सही है। ऑप्शन चौथा बाह्य कारक, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि सीखने में अधिकतम रूप से अप्रेरित करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि लब्धांक समानता डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित हैं, कौन है संबंधित। पहला ऑप्शन उच्च, हाँ ये सही है। दूसरा मध्यम, गलत है। कम से कम, ये भी गलत है। ऑप्शन डी पूर्ण। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए उच्च। बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धिलब्ध परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु कितने वर्ष होगी। तो यहाँ पर आपको ज्ञात करना है कि बच्चे की मानसिक आयु कितने वर्ष होगी। इसके लिए एक फार्मूला होता है, बुद्धिलब्ध IQ बराबर मानसिक आयु MA/CA वास्तविक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर IQ मतलब बुद्धिलब्ध 75 दी है, बराबर मानसिक आयु ज्ञात करनी है। वास्तविक आयु कितनी दी है 16 × 100। तो यहाँ पर निकालनी क्या है, मानसिक आयु निकालनी है। तो मानसिक आयु बराबर हो जाएगा 75 × 16/100। 25 तिहाई 75, 25 चौक 100 और 4 चौको 16। तो कितनी निकल आई 12 वर्ष। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यार्थियों के लिए पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का जरूर होना चाहिए। पहले यहाँ पर समझते हैं कि पोर्टफोलियो होता क्या है। पोर्टफोलियो विद्यार्थियों द्वारा संपन्न कार्यों का उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित संकलन जो विद्यार्थियों के उत्तम प्रयासों को दर्शाता है, छात्र पोर्टफोलियो कहलाता है। यह एक फाइल, पैकेट और बैग आदि के आकार का हो सकता है जिसमें विद्यार्थियों के उत्कृष्ट कार्यों को सुरक्षित रखा जाता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन अन्य शिक्षकों समावेशन, नहीं ये होगा नहीं। विद्यार्थियों समावेशन, ये सही है। तीसरा अध्यापकों समावेशन, ये गलत है। विद्यार्थियों बहिष्करण, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी विद्यार्थियों समावेशन। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय इसके। तो सफल समावेशन में निम्नलिखित की आवश्यकता होती है किसके, इसके सिवाय। तो एक ऑप्शन है जो है नहीं इसमें, वो बताना है आपको। तो पहला ऑप्शन क्या दिया, संवेदनशील बनाना, ये है, इसकी ज़रूरत पड़ती है। पृथक्करण, ये नहीं है। अभिभावकों की भागीदारी, ये है। क्षमता संवर्धन, ये भी है। तो आपको बताना था कि कौन नहीं है इसमें इसके सिवाय। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी पृथक्करण। सफल समावेशन के लिए शिक्षक का संवेदनशील होना एवं अभिभावकों की भागीदारी तथा छात्रों का क्षमता संवर्धन आवश्यक होता है सिवाय पृथक्करण के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान होना, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन दूसरा पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, ये गलत है। विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, ये भी गलत है। संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के
स्तर को बढ़ाने का औचित स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, ये हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है। नहीं। ये व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है ये। ऑप्शन तीसरा, यह हाशियाकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। ये बिल्कुल गलत है। यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। ये भी गलत है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन बी। शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य व्यक्तिगत भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। चलिए आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन, आवासीय विद्यालय खोलना। ये बिल्कुल सही है ये। दूसरा ऑप्शन, बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाना। ये गलत है। विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। ये भी गलत है। ऑप्शन चौथा, बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। ये भी गलत। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आवासीय विद्यालय खोलना। विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए आवासीय विद्यालय खोलने का तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। चलिए इसी के साथ आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। दोस्तों आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।